Hello everyone, this is Tushar Patel, your physics expert and welcome on M-Vibe. So कैसे हैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स? हाउ यू ऑल? कैसी चल रही है जिंदगी बेटा? आज हम क्लास 8 के लिए स्पेसिफिकली मैं आपके लिए सबसे पहला सेशन ला रहा हूं, so which is based on this topic called as contact force. इस चैनल पे इट्स बिन लॉन्ग टाइम सिंस वी वर टेकिंग सेशंस। अभी हम वापस इस चैनल को एक्टिव कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द सेशंस अगेन और आप लोगों को पूरा सिलेबस इस चैनल पे सिखाएंगे क्लास 8 के लिए। सो स्पेसिफिकली मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताता हूं। दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग। हम ऐसे ही कर करके टॉपिक वाइज थोड़े दिन पढ़ेंगे, फिर विल स्टार्ट विद द सिलेबस। मुझे पता है कि आप लोगों की थोड़े दिनों में कुछ एग्जाम्स भी आएगी, तो उस स्पेसिफिक उस रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे एक टॉपिक स्पेसिफिक इन डेप्थ वीडियोस ला रहा हूं। ठीक है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस क्लास, जहां पे हम करने वाले हैं आपके सबसे पहले चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर में से एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम फोर्स के बारे में भी जानेंगे, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, एकदम डिटेल में करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। लेट्स बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन। वैसे तो आपको अभी शायद नहीं पता होगा क्योंकि यू गाइस मस्ट बी वाचिंग दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं बता दूं आपको, मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट। इट्स बीन मोर देन 7 years now that I've been teaching physics for class 9, 10, 11, 12 JEE NEET students. And now I'm here to make you guys fall in love with this subject. Okay? मजा आने वाला है। दिस जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी फैसिनेटिंग, दिस जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। हम फिजिक्स को एकदम डेप्थ में सीखेंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा फिजिक्स। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में बात करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, व्हाट इज फोर्स? अब फोर्स की डेफिनेशन मैं आपको यहां नहीं समझा रहा हूं, ट्रस्ट मी। हम यहां पे लिटरली फोर्स की डिटेल डेफिनेशन की बात ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास 8 के सिलेबस में उतना है ही नहीं डिटेल। आप क्लास 8 में फोर्स की डेफिनेशन सीखोगे कुछ कुछ, फिर क्लास 9 में भी सीखोगे कुछ कुछ। देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन क्लास 9 एज वेल। फिर आप क्लास 11 में आओगे तभी भी आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करके होगा, वहां पे भी फोर्स सीखोगे। सो यू आर गोइंग टू गो मच डीपर एंड डीपर एंड डीपर। सो इसीलिए मैं आपको बिना कंफ्यूज किए अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया दूंगा फोर्स का, और उसी को आप अभी के लिए सब कुछ मान के चलोगे। समझ में आ गया कि नहीं? सो दैट इज द रीजन कि हम समझते हैं फोर्स क्या है। फोर्स इज एनीथिंग लाइक पुलिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग, होल्डिंग, ड्रॉपिंग एंड लेट्स से थ्रोइंग एज वेल। किसी भी चीज को आप फोर्स लगाते हो, आप ऐसी एक्शंस के थ्रू लगाते हो, है कि नहीं? आप किसी चीज को पुल करते हो, पुश करते हो, लिफ्ट अप करते हो, होल्ड करते हो। होल्ड करने में भी तो फोर्स चाहिए ना। आई एम होल्डिंग दिस पेन, तो ये मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं कब से? अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो ये ऐसे पड़ा है। अदरवाइज ये पेन का ग्रेविटी मुझे नीचे खींच लेता है, इस पेन का वजन धक्का मार देता है कि नहीं? अच्छा, देन लाइक थ्रोइंग, ड्रॉपिंग, ये सारी चीजों में आपको लगता है फोर्स। फोर्स आपके हर एवरीडे टास्क में होता है इन्वॉल्व। आप सोचो, आप सुबह उठते हो, कुछ भी ड्रॉवर आपने खोला तभी भी आपने पुल किया, वो एक फोर्स लगाना हुआ। यू आर पुशिंग द ड्रॉवर टू मतलब वापस रखने के लिए पुशिंग द ड्रॉवर, तो वो भी आपने फोर्स लगाया। यू आर पिकिंग अप समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड, वो भी आपने फोर्स लगाया। आप दरवाजा खोल रहे हो, वो भी आपने फोर्स लगाया। सो यू आर डीलिंग विथ फोर्स एवरी सिंगल टाइम। समझ में आ गया? सो फोर्स के साथ तो आप बार बार डील करते रहते हो। ठीक है, लेकिन अब फोर्स कौन से टाइप की हो सकती है उसे हमें समझना है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन कि आपने फोर्स अप्लाई की है या फोर्स जो है उसके एक्सपीरियंस के बेस्ड पे आप उसको दो कैटेगरी में स्पेसिफिकली अभी डिवाइड करोगे। एक होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी ऐसा फोर्स जिसमें आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट, यू विल हैव टू टच द थिंग। जी हां, दो चीज एक दूसरे को टच करेगी। नॉट जस्ट यू, आप तो करोगे तो भी फोर्स लगाना हुआ, बट अगर मैं बोलूं कि ये पेन और ये माउस टच कर रहा है तो ये भी कांटेक्ट ही हो गया ना। सो इट विल रिक्वायर अ फिजिकल कांटेक्ट, एक स्पर्श लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक कांटेक्ट लगता है, जैसे कि यहां पुशिंग दिस बॉय, ये देखो, ये रेड बॉय इज पुशिंग दिस बॉय,
जो चेयर पे बैठा है, तो देखो उसको फोर्स लगाने के लिए उसको टच करना पड़ रहा है, सो दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यू आर कीपिंग द मैग्नेट दिस वे और वो नेल्स अपने आप खींच के आ गई, उसमें कांटेक्ट नहीं लगा था। आप बोलोगे सर ये अभी टच कर रही है, देखो टच कर रही है, अरे लेकिन खींच के कब आई? वो फोर्स तो किसी ने नहीं लगाई थी ना, दे गॉट अट्रैक्टेड, तब तो किसी ने टच नहीं किया था ना, रस्सी बांध के थोड़ी उसको खींचा था। सो विदाउट इवन कॉन्टेक्ट देयर कैन एग्जिस्ट अ फोर्स दैट इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसके बारे में डेफिनेटली हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। बट अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होती है। ये कॉन्टेक्ट फोर्सेस हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि आपको मैंने बताया, इफ यू आर लिफ्टिंग अप समथिंग दैट इज कॉन्टेक्ट, इफ यू आर ड्रॉपिंग समथिंग दैट इज कॉन्टेक्ट, if you are let's say pushing something that is contact। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। so there are so many examples of contact forces, तो आप उसी के बारे में आज डिटेल में सीखते हो। ठीक है, चलिए। तो contact force क्या होता है? A force that can be applied by only making a physical contact। force लगाते वक्त में अगर आप फिजिकल कांटेक्ट करते हो, मतलब आप उसको स्पर्श करना पड़ता है, आपको उसको टच करना पड़ता है, जैसे ये हैंडल खोलने के लिए, दरवाजा बंद करने के लिए, तभी आप बोलते हो कि कांटेक्ट फोर्स अप्लाई की जा रही है। कांटेक्ट फोर्स रिक्वायर्स अ फिजिकल कांटेक्ट, इट रिक्वायर्स लिटरल टच। समझ में आ गया? अदरवाइज वो फोर्स नहीं अप्लाई होगी। ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर इज एग्जांपल ऑफ इट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नाउ लेट्स से हियर, लेट्स सी हियर, ये देखिए ये आदमी इस लेट्स से ये रॉड को, ठीक है, ये लिफ्ट अप कर रहा है, ही इज लिफ्टिंग अप दिस वेट्स। अब देखिए इस लिफ्टिंग अप के प्रोसेस में क्या कोई फोर्स इन्वॉल्व है? जी हाँ, फोर्स इज इन्वॉल्व। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये आदमी इस फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स की वजह से ही तो इसको लिफ्ट अप कर पा रहा होगा, है ना? सो देखिए ही विल बी एबल टू लिफ्ट दिस वेट अप। ओके, ये लिफ्ट अप कैसे कर रहा है? हाउ इज दिस रेसलर लिफ्टिंग अप द वेट? He is using the contact, is touching it. When he is touching it, he is using his muscular forces to lift that particular weight up। आखिर ना वो अपने हाथों के, बाजुओं के वजन, बाजुओं के दम से, यानी कि मस्क्यूलर फोर्स की वजह से वो उस वजन को लिफ्ट अप कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? सो व्हेनेवर वी आर लिफ्टिंग अप समथिंग, व्हेनेवर वी आर पुशिंग समथिंग, वी आर लिटरली यूजिंग द मस्क्यूलर फोर्स दैट वी हैव। दैट इज द ओनली कैप। अभी मेरे में ताकत ही नहीं होगी, आई डोंट हैव इनफ एनर्जी, आई डोंट हैव इनफ कैपेबिलिटी टू पुश समथिंग, तो मैं उसको पुश नहीं कर पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू लिफ्ट इट अप, है ना? सो इट इज वेरी सिंपल कि बिना कांटेक्ट के ये चीज लिफ्ट अप नहीं हो सकती थी। द रेसलर इज यूजिंग मस्क्यूलर फोर्सेस टू लिफ्ट द वेट अप। समझ में आ गया? रेसलर क्या कर रहा है? वेट्स को लिफ्ट अप करने के लिए मस्क्यूलर, उसके मसल्स की एनर्जी को यूज कर रहा है। व्हाटएवर ही इज ईटिंग, उसकी वजह से उसके मसल में प्रोटीन है, अब उस प्रोटीन के यूज कर रहा है, प्रोटीन को बर्न कर, मतलब सॉरी, ही इज यूजिंग दैट एनर्जी ऑफ मसल्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है। हाँ, दैट इज व्हाट आई कैन से। ठीक है, एनी विच वेज, चलो आगे बढ़ते हैं। रेसलर्स जो होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, स्विमर्स जो होते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स जो होते हैं, व्हेनेवर दे आर, फुटबॉल प्लेयर क्या करता है? फुटबॉल को किक मारता है, ही इज यूजिंग हिज मस्कुलर फोर्सेस ऑफ लेग्स। रेसलर तो ऑब्वियसली मुझे इसमें आपको बताने की जरूरत भी है क्या, रेसलर के पास में कितनी मस्कुलर फोर्सेस होती है? ही इज लाइक रेसलर इतनी एनर्जी यूज करता है, इतनी मस्कुलर फोर्सेस यूज करता है, धड़ा धूम दा धूम। देखो ये सारी मस्कुलर फोर्सेस आपकी बॉडी के अंदर होती है। तो एनिमल्स आल्सो कैरी आउट सो मेनी एक्टिविटीज यूजिंग मस्कुलर फोर्स। ठीक है, ये जैसे कि आपने बुलक कार्ट होता है ना, बुलक कार्ट, तो बुलक जो होते हैं, मतलब बैल जो होती है, वो कार्ट को कैसे पिक कर, पीछे से ड्रैग कर करके आती है, कैसे? वो भी अपनी मस्कुलर फोर्सेस यूज कर रही है। हॉर्सेस पे आप राइड करते हो, कैसे? वो भी तो अपने मसल्स को यूज कर रहे हैं। डोंकी वजन उठाता है, एकदम भारी भारी वजन आप गधे के ऊपर रख देते हो, वजन उठा के आता है। सो दैट इज आल्सो मस्कुलर फोर्स, राइट? कैमल्स को भी हम यूज करते हैं एज अ सफारी, तो वो भी तो आप देख सकते हो, ये सारे मस्कुलर फोर्सेस के एग्जांपल्स है। समझ में आ गया कि नहीं? मस्कुलर फोर्सेस इज द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स।
अगर आपको किसी चीज को मसल से यूज कर मस्कुलर फोर्स लगानी है, देन यू नीड टू टच दैट बॉडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कीबोर्ड पे टच कर रहे हो, आप मस्कुलर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि आप कभी कोई चेयर से उठ रहे हो तो भी आप मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि आप स्विमिंग कर रहे हो तो भी मस्कुलर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो। व्हेनेवर यू आर वॉकिंग, मस्कुलर फोर्सेस अप्लाई हो रही है। आई होप आपको समझा। मस्कुलर फोर्सेस आर इन्वॉल्व इन एवरीडे एक्टिविटी, है ना। सो मस्कुलर फोर्स इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स को मेजर किया है, कैसे किया जाए? आपकी मसल्स की जो पावर होती है उससे हम मस्कुलर फोर्स को मेजर करते हैं, यानी कि आप कितना वेट उठा सकते हो, हाउ मच वेट यू कैन लिफ्ट अप, वो शायद डिफाइन कर दे कि आपके मस्कुलर फोर्सेस कितनी है। समझ में आ गया? ऐसे आपने मशीन्स भी देखी होगी, गेम खेलने जाते हो तब देखो, जितना उसको मारोगे, जोर से हिट करोगे, उतना वो ऊपर स्प्रिंग यहां से उसको ऊपर लिफ्ट अप करेगा। और इस तरह से भी आप मस्कुलर फोर्सेस को एक मेजर कर सकते हो कि आप में कितना है दम। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, एनी विच वेज यहाँ पे हम बात करते हैं। रोटेट द पिरामिड एंड सिलेक्ट द फेस विच डज नॉट डिस्क्राइब एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। इसमें से कौन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स नहीं है? मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स रिक्वायर्ड टू किक द बॉल, बॉल किक करने के लिए तो मसल्स लगेंगे। फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द वेट, उसके लिए भी मसल्स लगेंगे। फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स अप्लाइड व्हाइल रनिंग, इसके लिए भी मसल्स तो लगेंगे ना, रनिंग करते वक्त आपके पैर के पीछे के मसल्स लगते हैं। सो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, पहले तो इससे डिसिलेक्ट करता हूं। मैग्नेटिक फोर्स मेरे हिसाब से जो है वो मस्कुलर फोर्स के बिना है। सबमिट कर दिया, यस इट इज करेक्ट। तो मैंने मैग्नेटिक फोर्स सिलेक्ट करके सबमिट कर दिया। सी हाउ अमेजिंग एंड इंटरैक्टिव दिस क्वेश्चन इज, राइट? सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इम्बाइब। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताना है, ये बुलक है, ये उसका कार्ट है। बुलक कार्ट कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, मस्कुलर और नॉन मस्कुलर? आपको सिर्फ यहाँ उसका नाम ड्रैग कर देना है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू ड्रैग इट ओवर हियर। ये देखो, मस्कुलर फोर्स को मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया। मेरे हिसाब से बुलक कार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स, ठीक है कि नहीं? हाँ कि ना? चलो, एनी विच वेज, लेट्स गो अहेड। और कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्सेस है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में तो हमने जान लिया, विच इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स, विच वी अप्लाई एवरी डे इन एवरी एक्टिविटी, राइट? आप उठते हो तब से सोते हो तब तक मस्कुलर फोर्स लगाते हो, ठीक है। दूसरी कौन सी है? सबसे पहली है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब आती है? व्हेन टू थिंग्स आर गेटिंग रब्ड विद ईच अदर। दो चीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगी, स्लाइड ओवर करेगी, तब फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अभी देखो, मेरा हाथ ऐसे एक दूसरे के ऊपर है, अब मैं ये हाथ को उन दोनों को कांटेक्ट रखने के साथ ही मैं उसको ड्रैग करना चाहता हूं, तो देयर विल बी अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होती है वो एक्सटर्नल फोर्स है, उसको अपोज करने के लिए होती है। मतलब कि अगर मैं, आप यहाँ पे देखो, ये एनिमेशन में देखिए, ये दोनों एक दूसरे के टच पे है। अब अगर हम इसको पुश करेंगे, तो जैसे ही मैं इसको पुश करने की ट्राई करूंगा, फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन वांट्स कि ये ब्लॉक उसके ऊपर बैठा रहे, ये सरफेस और ये ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। सो इन दोनों के नीचे के जो एटम्स होते हैं ना, जैसे कि ये ब्लॉक के सबसे नीचे वाले और ये सरफेस के सबसे ऊपर वाले एटम्स, इनके हिल्स एंड ग्रूव्स, मतलब इररेगुलरिटीज होती है। दो सरफेसेस कभी स्मूथ नहीं होते, उनके बीच में ऐसे हिल्स एंड ग्रूव्स होते हैं, वो एक दूसरे में ऐसे अटक जाते हैं। समझ में आ गया? वो जब एक दूसरे में ऐसे अटक जाएंगे तो वो आगे लेके जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये सबसे पहला रीजन है फ्रिक्शन का। समझ में आ गया? सो फ्रिक्शन दो चीजों को चिपका देती है, दो सरफेसेस को बोलती है कि आप एक दूसरे के ऊपर ही रहे। ये ब्लॉक को आगे जाने से अपोज करेगा। इवन इफ, अगर ये देखो, यहाँ पे देखिए, ये नीचे वाला सरफेस जो है वो भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा और ऊपर वाला सरफेस जो है वो भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो दोनों एक दूसरे की इररेगुलरिटीज में, हिल्स एंड ग्रूव्स में अटक जाएंगे। हिल्स किसे बोलेंगे? नीचे वाला जो सरफेस है उसके लिए ये हिल हुई, उसके लिए ये ग्रूव हुआ। तो ये है हिल, ये है ग्रूव। समझ में आ गया? ऊपर वाला जो सरफेस है उसके लिए ये हिल हुआ और उसके लिए ये ग्रूव हो गया। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ऊपर वाले सरफेस का हिल नीचे वाले सरफेस के ग्रूव के साथ, नीचे वाले सरफेस का हिल ऊपर वाले सरफेस के ग्रूव के साथ ऐसे बैठ जाता है। देखो, तभी तो ऐसे मैचिंग होगी ना, तो ये दोनों एक दूसरे में फिक्स अप हो जाता है। अगर फिर आप ऐसे पुश करना चाहते हो तो ये एक दूसरे में ऐसे अटक गए हैं, आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा मस्कुलर एफर्ट्स। समझ में आ गया कि नहीं? और डिटेल में बताता हूं। इसका कॉज सिर्फ एक ही नहीं है, दो है। सबसे पहला कॉज तो मैंने आपको जैसे बताया
कि ये दोनों सरफेस एक दूसरे के इररेगुलरिटीज में अटक जाते हैं। समझ में आ गया? दोनों एक दूसरे की इररेगुलरिटी में क्या हो जाता है? अटक जाते हैं। आप यहाँ पे तो क्लियरली देख सकते हो कि नीचे वाला सरफेस जो है, मतलब रोड जो है, मतलब ये जो बॉटम मोस्ट सरफेस है और ये ब्लॉकिंग, दोनों एक दूसरे की इररेगुलरिटीज में कैसे अटक रहे हैं। ठीक है। दूसरा, व्हेनेवर दे आर सो क्लोज, नीचे वाले इस सरफेस के, इस ब्लॉक के सबसे नीचे वाले एटम के सबसे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लेट्स से इस ब्लॉक के सबसे नीचे वाले सरफेस के सबसे नीचे वाले एटम, एटम्स ऑफ दिस बॉक्स जो सबसे नीचे है, दे विल गेट अट्रैक्टेड बाय एटम्स ऑफ दिस सरफेस जो सबसे ऊपर है। तो इसके सरफेस के नीचे के एटम्स इस सरफेस के ऊपर के एटम्स के साथ ऐसे चिपक जाते हैं। क्यों? दे आर सो क्लोज नाउ, सो देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन देम। उसी को हम बोलते हैं अधेसिव फोर्सेस। समझ में आ गया? हम इसको बहुत डिटेल में भी करते हैं, बट आपको सबसे पहला समझ में आ गया रीजन कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर टू कॉजेस। सबसे पहले, ऑल सरफेसेस आर रफ और सरफेसेस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल हैज हिल्स एंड वैलीज। हिल्स एंड ग्रूव्स बोलो, हिल्स एंड वैलीज बोलो। आप यहां देख सकते हो ये वैली है तो ये हिल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हर दो सरफेसेस की हिल्स एंड वैलीज एक दूसरे में अटक जाएगी। ये इंटरलॉकिंग ऑफ हिल्स एंड ग्रूव्स या इंटरलॉकिंग ऑफ हिल्स एंड वैलीज, ये सबसे पहला रीजन है फ्रिक्शन होने का। दो चीज एक दूसरे में अटक जाती है। नाउ इफ यू वांट टू मूव वन ऑफ द सरफेस, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा सो दैट दे कैन ओवरकम दिस हिल्स एंड ग्रूव्स का इंटरलॉकिंग। दूसरा कॉज है अधेसिव फोर्सेस बिटवीन टू सरफेसेस। अच्छा, अधेसिव फोर्सेस क्या होती है पता है? आपको कोई चीज को चिपकाना है, आप अधेसिव लेके आते हो मार्केट से। जी हाँ, फेविकॉल, फेविस्टिक, गम, इन सबको हम अधेसिव्स बोलते हैं बिकॉज दे स्टिक टू थिंग्स टुगेदर। क्यों? उनके एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग हो जाती है जिससे वो दो चीजों को चिपका सकते हैं। मतलब वो जो आप अगर फेविकॉल लेके आओगे तो फेविकॉल के एटम और जो भी जो चीज है उसके एटम के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। दैट बॉन्डिंग विल होल्ड देम टुगेदर। समझ में आ गया? सो टेप जो होती है, सेलो टेप जो होते हैं, उसके नीचे भी ऐसा गम होता है जिसमें बॉन्डिंग हो जाती है। सो दिस आर स्पेशल काइंड ऑफ लाइक बॉन्डिंग जो adhesive bonding कही जाती है। this acts between two surfaces when two surfaces are very closer to each other। समझ में आ गया? और ये होता ही होता है। अब जब आप इस दो सरफेसेस को ब्लॉक करने चाहते हो, देखो मैंने adhesive फोर्सेस को ये बॉन्ड्स के जैसे बताया, रबर बैंड के जैसे। जब आप ऊपर वाले ब्लॉक को ऐसे मूव करने की ट्राई कर रहे हो ना, तो आप अल्टीमेटली क्या करो, यू आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस बॉन्ड, और ये बॉन्ड अपने आप को पहले मेंटेन करेगा फिर टूटेगा। So while it is maintaining, it will oppose you, and that is what you call it as friction। समझ में आ गया? आई होप। फ्रिक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। इफ यू वांट टू मूव इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इफ यू वांट टू मूव द ब्लॉक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो ब्लॉक को रोक के रखने के लिए ब्लॉक को पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा देगा। अगर आप इस ब्लॉक को पीछे के डायरेक्शन में पुल करोगे तो ब्लॉक को वो होल्ड करके रखने के लिए पीछे के डायरेक्शन, उसके पीछे, मतलब अगर यहां मोशन करने वाले हो सो यहां फ्रिक्शन लग जाएगा। फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। यानी कि क्या, आप जहां जाने की ट्राई करोगे, अगर आप दो चीजों को ऐसे खींचने की ट्राई करोगे, फ्रिक्शन उसको पकड़ कर रखने की ट्राई करा। फ्रिक्शन डज नॉट वांट टू लूज दिस बॉडी। ये दोनों बॉडी के बीच का कांटेक्ट जो है ना, वो फ्रिक्शन को छोड़ना नहीं है। फ्रिक्शन डज नॉट वांट टू लीव देम। समझ में आ गया? फ्रिक्शन डज नॉट वांट कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे से अलग हो। अगर आप इस ब्लॉक को ऐसे लेके जाओगे तो फ्रिक्शन उसको ऐसा लगाएगा सो दैट दे स्टे टुगेदर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप इस ब्लॉक को ऐसे पुश करोगे, मतलब ऐसे पुल कर लोगे, तो ये ब्लॉक को ऐसे फ्रिक्शन लगाएगा, यानी कि ये दोनों साथ में रहने चाहिए। आपकी अप्लाई की गई फोर्स को अपोज करने के लिए वो ट्राई करेगा। समझ में आ गया? तो ये होता है सबसे पहला फ्रिक्शन का प्रॉपर्टी कि फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। अगर आप उसको आगे धक्का मारोगे, फ्रिक्शन आपको रोकने के लिए पीछे धक्का मारेगा। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन, आप आगे से अचानक पीछे कर दो फोर्स, फ्रिक्शन अपने आप को उल्टा कर देगा। आप आगे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन वाज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अभी आप उल्टा फोर्स लगा रहे हो, आप उसको पुल कर रहे हो, तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। दूसरा एक और नेचर होता है फ्रिक्शन का सेल्फ एडजस्टिंग में कि अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 50 तक जा सकती है,
अगर आपने लेट्स से यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस सरफेस पे 50 न्यूटन जा सकती है, लेकिन आपने यहाँ 5 न्यूटन ही अप्लाई किया, पुश आपने 5 न्यूटन का ही किया, सो फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन नहीं यूज करेगा, उसका 5 न्यूटन ही अप्लाई करेगा, सो दैट इट कैन काउंटर यू। आप यहाँ पे 15 न्यूटन अप्लाई करोगे ना, तो न्यूटन यहाँ पे फ्रिक्शन यहाँ पे 15 न्यूटन ही जनरेट करेगा, फ्रिक्शन विल ओनली जनरेट 50 न्यूटन बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर 50 न्यूटन फोर्स, इट जस्ट रिक्वायर्स 15 न्यूटन। अगर आप यहाँ पे पुश ऑफ 25 न्यूटन देते हो तो फ्रिक्शन भी 25 न्यूटन का ही जनरेट करेगा अपने अंदर में ये ड्रैग, यानी कि फ्रिक्शन जितना आपने पुश किया उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से उतना ही आपको रिवर्स फोर्स जनरेट करके देगा, ये खुद को एडजस्ट कर रहा है। इफ नाउ यू इंक्रीज दिस पुश टू लेट्स से 50 न्यूटन, अगर आप इसको 50 न्यूटन तक पुश को जनरेट कर रहे हो, तो यहां पे फ्रिक्शन भी उसको 50 तक जनरेट करके देगा, क्योंकि इट हैज कैपेबिलिटी टू जनरेट अप टू 50 न्यूटन इन दिस केस। तो क्या होगा कि आप अभी 50 अप्लाई कर रहे हो, फ्रिक्शन आपको बैलेंस करने के लिए कैपेबल है 50 न्यूटन अप्लाई करके, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 50 की जगह लेट्स से 16 न्यूटन अप्लाई करोगे, फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 50 न्यूटन तक ही बना सकता है, तो आपके यहाँ 10 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा हो गई, और उस फोर्स की वजह से दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। कभी ना कभी तो ब्लॉक को मूव करना था ना, ऐसा थोड़ी है दो चीजें एक दूसरे के ऊपर रख दी वो जिंदगी भर चिपकी रहेगी, नहीं, वी कैन ओवरकम दैट, बट वी हैव टू अप्लाई मिनिमम फोर्स जो फ्रिक्शन कैपेबल है उतना जनरेट करने के लिए, उससे मिनिमम उतनी फोर्स तो देनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब इतना फोर्स फ्रिक्शन जनरेट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ये दो सरफेस के बीच में, गिवन की वो कंडीशन क्या है कि इन दोनों के बीच में हम कुछ चेंज ना करें इक्वेशंस को, यहाँ पे कोई ऑयल ना डाल दे, कोई पानी ना डाल दे, सरफेस को स्मूथ ना करे, ऐसा कुछ। तो फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, समझ में आ गया। फ्रिक्शन विल बी एबल टू जनरेट ऑल द वैल्यूज अप टू सर्टेन वैल्यू, उसके बाद आप उससे भी ज्यादा फोर्स दोगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक जनरेट करेगा, उससे ज्यादा वो जनरेट नहीं करेगा। समझ में आ गया? आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। अब हम जाते हैं आगे। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि ये दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन ये दो सरफेसेस कितने ब्रॉड है उस पर डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन। यस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कि ये दोनों सरफेसेस कितने ब्रॉड है, क्योंकि ये दोनों सरफेसेस में कितने पार्ट एक्चुअली में वो हिल्स एंड ग्रूव्स में इंटरलॉक हुए हैं वो तो हमें दिख ही नहीं सकता, है ना, वो तो हमें पता ही नहीं होता कि इस दो सरफेस, इतने बड़े बड़े सरफेसेस में कितने पार्ट वो हिल्स एंड ग्रूव्स में अटक सकते हैं, वो तो हमें ऐसे सिंपली नहीं पता चल सकता। फॉर दैट रीजन हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अपेरेंट मतलब हमें इतना एरिया दिखता है ना जो टच में है, लेकिन इस एरिया पे वो डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया? ये दिख रहा है कि इतना एरिया कॉन्टैक्ट में है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट मच अमाउंट ऑफ एरिया, हमें पता है वो नहीं उस पर डिपेंड करता। ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एक्चुअल एरिया कौन सा पता है? जहां पे ये दोनों एक दूसरे के इंटरलॉकिंग हुई है। समझ में आ गया? जहां पे ऐसी इंटरलॉकिंग हुई है, यहीं पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अदरवाइज देखो, अगर ये इंटरलॉकिंग नहीं हुई है तो देखो ये बीच बीच में तो टच कर ही नहीं रहे ना, बीच बीच में तो वो टच नहीं कर रहे, लेकिन अगर इंटरलॉकिंग हो गई है तो बीच में भी टच कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो जहां वो दो सरफेस की इंटरलॉकिंग होती है तो वो जो एरिया बनता है बीच में वो एक्चुअल एरिया है। बट आपको दिखेगा कि ये तो पूरा यहां तक से यहां तक का हाथ है, तो ये पूरे पे डिपेंड करेगा? नहीं, सिर्फ इंटरलॉकिंग इतनी एरिया में ही हो रही है। समझ में आ गया कि नहीं? इस एरिया में कोई टच ही नहीं हो रहा एक्चुअल में, बट ये दोनों सरफेसेस है तो एक दूसरे के ऊपर ही, तो वो एक्चुअल में इतने ही एरिया को कांटेक्ट मिला है, तो उस पे ही डिपेंड करेगा, पूरे पे डिपेंड नहीं करेगा कि यहां से यहां तक का एरिया एक दूसरे को कांटेक्ट में है। ऐसा फ्रिक्शन इज सेड टू बी नेसेसरी इविल। सोचो, फ्रिक्शन आपको, मैं मानता हूं कि आपको इस ब्लॉक को मूव करने नहीं दे रहा है, फ्रिक्शन नहीं होता तो आप अपने पैर को जमीन पे बराबर से फिक्स नहीं कर पाते, चलने के लिए आप फ्रिक्शन का यूज करते हो, आप फ्रिक्शन की मदद से अपने पैर को जमीन पे पकड़ बनाए रखते हो, फिर आप जमीन को पुश करते हो और फ्रिक्शन की वजह से आप चल पाते हो। आज जितने भी मशीन है आपके, आप भी शायद अगर बिस्किट खाया होगा, चॉकलेट खाई होगी, कोई भी कार बन रही है, एवरी मशीनरी इन दिस वर्ल्ड वर्क्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होता तो मशीन के अंदर ये व्हील्स रोटेट करना, ये वो पॉसिबल ही नहीं होता। रोबोट्स के अंदर भी ये जो मोटर वोटर घूमती है और साथ में कुछ चीजें घुमाती है, ये सब पॉसिबल नहीं होता। अगर आप कोई भी चीज को ऐसे पकड़ के रख ही नहीं सकते थे ना, फ्रिक्शन ही है जो उस दोनों चीजों को पकड़ के रखता है। समझ में आ गया? आप बोलोगे सर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हमारे कार के टायर इतने खराब नहीं होते, हमारी ब्रेक भी कार के टायर खराब नहीं होते।
अरे भाई कार के टायर खराब हो चलेगा, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होता तो आप ब्रेक नहीं अप्लाई कर सकते थे। फ्रिक्शन नहीं होता तो आपका वो जो व्हील है वो रोटेट करना चालू नहीं हो सकता था, क्योंकि फ्रिक्शन ने ही उस व्हील को एक जगह पे पकड़ा, फिर आपने कार को आगे लिया तो आपके व्हील आगे बढ़ा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो फ्रिक्शन कैसे काम करता है, अगर ये व्हील है तो यहां फ्रिक्शन ने उसको पकड़ लिया, अब आपने कार को इधर से पुश किया, तब ये व्हील जो है यहां से आगे बढ़ा। समझ में आया कि नहीं आया? सो ये सब फ्रिक्शन की वजह से होता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो ये पार्ट को फ्रिक्शन यहाँ पे होल्ड करेगा, फिर अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऐसे ऐसे चलता, स्लाइड कर लेता। क्योंकि ये फ्रिक्शन है तो ये पार्ट को फ्रिक्शन ने होल्ड किया हुआ है। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाने पे ये आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है। फ्रिक्शन इज सेड टू बी नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक, फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू राइट एंड एवरीथिंग। हम चौक से लिख सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से ही, है ना। आप चौक को घिसते हो बोर्ड के ऊपर, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, वो काम करता है। ठीक है। आई होप आपको समझा। देयर आर सम मोर फोर्सेस। आपको पहले कांटेक्ट फोर्स में मैंने क्या समझा, मस्कुलर फोर्स, फिर क्या समझा, फ्रिक्शन फोर्स। अब इनके आपको सिर्फ एग्जांपल समझने हैं। एक है नॉर्मल और दूसरा है टेंशन। सबसे पहले हम टेंशन के बारे में समझते हैं। टेंशन फोर्स क्या है? कोई भी रस्सी जो होती है ना, उस रस्सी के अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होता है। रस्सी के अंदर जो भी एटम्स है उनके अंदर बॉन्ड होता है। सो दैट बॉन्ड, आप उसको रस्सी को स्ट्रेच करते हो तो यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेच दिस बॉन्ड्स, एंड रस्सी विल नॉट अलाउ दिस इजीली। इवन रस्सी वो बॉन्ड्स पकड़ के रखना चाहेगी ना। सो वेन एवर यू स्ट्रेच द स्ट्रिंग, रस्सी creates, that string creates a force inside it that is called as tension. अब अगर मैं इस वायर को, let's say I have this wire, मैं इस वायर को स्ट्रेच कर रहा हूं तो ये इससे ज्यादा क्यों नहीं खींच रहा? बिकॉज वायर इज केपेबल इनफ टू होल्ड दैट फोर्स इनसाइड। मैं इसको ऐसे बाहर खींच रहा हूं तो इसके अंदर ऐसे, यहां से, इसके अंदर यहां से ऐसे और यहां से ऐसे फोर्स जनरेट हो रही है, तो वो कैपेबल है कि ये रस्सी को होल्ड कर पाए। तो व्हेनेवर यू सी टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में होती है, स्प्रिंग में भी बोल सकते हो, स्प्रिंग में और स्ट्रिंग में दोनों में होती है। आप यहाँ पे इस रस्सी के अंदर के जो एटम, ये मॉलिक्यूल्स है ना ब्लू ब्लू कलर के, उनके बीच के बॉन्ड्स होते हैं, ये देखो स्प्रिंग जैसा बताया, वो बॉन्ड्स को आप स्ट्रेच करने की ट्राई करते हो। जब भी आप यू आर पुशिंग, यू आर पुलिंग दैट स्ट्रिंग, तो वो बॉन्ड्स जो है वो अपने आप को होल्ड करके रखना चाहते हैं ताकि ये रस्सी बनी रहे, टूटी ना है। समझ में आ गया? टूट ना जाए। तो उसी बॉन्ड्स को बोलते हैं टेंशन। उस बॉन्ड्स ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ट्राई की, जब भी आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वो बॉन्ड्स को हम बोलते हैं टेंशन। समझ में आ गया? सिमिलर बेसिस पे नॉर्मल फोर्स, ये क्या है? whenever two things are in contact with each other there is a normal force। क्योंकि बुक के सबसे नीचे के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी तरह ये सरफेस के सबसे ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे को पुश करेंगे। कैसे? अब देखो यहाँ पे ये बुक जो है उसका, बुक का वेट तो डाउनवर्ड होगा, मतलब बुक इज एक्चुअली पुशिंग दिस टेबल। अब टेबल के सबसे नीचे के इलेक्ट्रॉन देखो, ये बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे। कैसे? क्योंकि बुक के भी यहां इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बुक के सबसे नीचे के इलेक्ट्रॉन्स, टेबल के सबसे ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स, दे बोथ विल हेट ईच अदर, दे बोथ आर रिपेलिंग ईच अदर, एंड दैट इज द कॉज ऑफ नॉर्मल फोर्स। वापस बताता हूं। इफ बुक इज देयर ऑन टेबल, बुक के सबसे, ये बुक है उसके सबसे नीचे के लेयर के सबसे नीचे के इलेक्ट्रॉन्स, और ये नीचे जो सरफेस दिख रहा है ये टेबल है, टेबल के सबसे ऊपर के लेयर के सबसे ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स, दे बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन नेचर, दे बोथ विल रिपेल ईच अदर। इसीलिए मैं जब किसी चीज को टच करता हूं तो इस सरफेस के सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स और इस सरफेस के सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, दे बोथ आर नेगेटिव इन नेचर, दे बोथ नेगेटिव नेगेटिव रिपेल्स ईच अदर, और मुझे वो टच का सेंसेशन आता है। जब भी मैं उन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फील करता हूं तभी मुझे टच का सेंसेशन आता है। एंड आई कैन नेवर टच टू थिंग्स, वी आर नेवर इन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट होना जो है ना, आप क्लास 8 में, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, वी आर नेवर एबल टू टच एनीथिंग। ये मैं इस दोनों चीजों को ऐसे कर रहा हूं। एक्चुअली माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो इस सरफेस के सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन और इसके सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन, दे बोथ विल रिपेल ईच अदर। बस वही रिपल्शन मैं फील कर रहा हूं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट इज नॉर्मल रिएक्शन। बाकी तो आपको समझ चुका कि नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स व्हेनेवर देयर इज अ कांटेक्ट। ओके, व्हेनेवर टू थिंग्स टच ईच अदर, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल फोर्स एक्ट करती हैं।
समझ में आ गया? दिस बुक इज टचिंग द सरफेस दिस वे ना, सो सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज द नॉर्मल। आई होप मैं आपको समझा पाया व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स, अलग अलग एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया। ये सारी चीजें तभी आएगी, आप रस्सी को खींचोगे नहीं तो उस अंदर टेंशन कैसे क्रिएट होगी? अदर इफ यू डू नॉट हैव कांटेक्ट विद द स्ट्रिंग, हाउ विल द टेंशन बी क्रिएटेड? इफ बुक इज नॉट टचिंग द टेबल, देन हाउ द नॉर्मल विल बी क्रिएटेड? समझ में आ गया? सो कांटेक्ट फोर्स जो होती है उसके बारे में आज हमने जाना। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा। इसी तरह से आप अगर क्लास 8 के बारे में और भी चीजें सीखना चाहते हो एंड डिटेल में पूरा सिलेबस छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में, या तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स को आप सीखना चाहते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल ऑन एम्बाइब। एम्बाइब ऐप इज द बेस्ट ऐप दैट इज देयर फॉर यू, जहां पे आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये सारी बुक्स हैं यहाँ पे, जैसे ये एनसीईआरटी है, क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। यू जस्ट सिंपली नीड टू ओपन इट। यहाँ पे ओपन करिए इस बुक को, यहाँ पे आप फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर सेलेक्ट करिए। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स यहाँ है, फोर्स एज अ पुशर पुल, फोर्स एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, ये रहा कांटेक्ट फोर्स। इस टॉपिक के ऊपर देखो यहाँ ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है। दिस इज वेरी स्मॉल वीडियो, 4 मिनट। ये देखो मस्कुलर फोर्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स के बारे में, और ये वीडियोस आपको देख के सीखना भी मिलेगा। देन इफ यू क्लिक ऑन दिस प्रैक्टिस स्टेप, तो आपको उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने मिलेंगे। एम्बाइब ऐप के ऊपर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ऑल द बेस्ट बुक्स दैट आर अवेलेबल इन मार्केट, सारी यहाँ अवेलेबल है। एनसीईआरटी क्यों ना हो, वो कोई इंपॉर्टेंट बुक जो आप मार्केट से खरीद रहे हो वो क्यों ना हो, सारी यहाँ अवेलेबल है। देखो लक्ष्मण सिंह भी अवेलेबल है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट एम्बाइब। एंड व्हेनेवर यू वांट टू गिव द टेस्ट फॉर क्लास 8, एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, एनी चैप्टर, आपको सिंपली यहाँ टेस्ट पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, क्रिएट योर ओन टेस्ट। आप सिलेक्ट करिए सब्जेक्ट, सिलेक्ट करिए चैप्टर, एंड यू विल बी एबल टू गिव द टेस्ट। है ना, हमारा एआई आपको खुद टेस्ट क्रिएट करके देगा। एवरी टाइम इट विल क्रिएट अ डिफरेंट पेपर फॉर यू। आपके लिए ये इजी, मीडियम, हार्ड लेवल रखने का भी ऑप्शन मिलता है, और हमारा एआई आपको अच्छी अच्छी टेस्ट क्रिएट करके देगा। सो आई होप आप अभी ही एम्बाइब ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या www.embib.com पे आ रहे हैं और हमारे साथ में वहां सीख रहे हैं। ठीक है, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो स्पेसिफिकली क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, उनको कहिए ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, एम्बाइब अचीव क्लास 6 to 8। ठीक है, और आप तो डेफिनेटली कर ही ले। क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आ सकते हैं, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से भी आप आ सकते हैं। सो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझसे कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। पढ़ते रहिए। टिल देन कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.